कहानी की शुरुआत होती है कुछ सोल्जर्स को दिखाते हुए जो दबे पांव जंगल में आगे बढ़ रहे थे। उनमें से एक सोल्जर जिसका नाम लियोन था कहता है कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है, पर उसका साथी मिगेल उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए उन्हें आगे बढ़ते रहने को कहता है। वो हर एक कदम फूक फूक कर रख रहे थे, पर कुछ दूर चलते ही आतंकवादियों के गिरोह ने उन पर हमला कर दिया। वो इतनी ज्यादा तादाद में थे कि उनसे लड़ते वक्त जल्द ही उन सोल्जर्स की सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। जिसके बाद उन आतंकवादियों ने एक एक को पकड़कर उन्हें मारना शुरू कर दिया। मिगेल दूर खड़ा अपने साथियों को बड़ी बेरहमी से मरते हुए देखता है। उन्होंने पहले उन सोल्जर्स के कान काटे और फिर उनका गला रेतकर उन्हें मौत की घाट उतार डाला। जब मिगेल से ये सब नहीं देखा गया तो वो अपने साथियों को बचाने की पूरी कोशिश करता है, पर अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके सारे साथी उसकी आंखों के सामने दम तोड़ देते हैं। इसके बाद मिगेल चिल्लाते हुए अपनी नींद से उठता है और हम देखते हैं कि वो अपने कमरे में था। दरअसल उस घटना के बाद आर्मी ने उसकी लापरवाही के लिए उसे सीना से निकाल दिया और तब से वो एक आम जिंदगी जी रहा है। उसे अक्सर अपने साथियों की मौत के भयानक सपने आते थे, जिससे दिन ब दिन उसकी मेंटल हेल्थ बिगड़ती जा रही थी और वो छोटे मोटे काम भी नहीं कर पाता था। उसका दोस्त ली उसे कहता है कि मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ढूंढी है। भले ही ये एजेंसी मेरे अंकल की है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम कोई गलती मत करो। पिछले 6 महीनों में मिगेल की ये तीसरी नौकरी थी, इसलिए ली की चिंता बिल्कुल जायज थी, पर मिगेल इस बात को नहीं समझ रहा था। इसके बाद हमें जूलिया नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपने भाई बॉक्स को ढूंढ रही थी। वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसे पता चला था कि कुछ खतरनाक गुंडे उसके पीछे पड़े हुए थे, पर तभी उसे उसका भाई बॉक्स दिखाई दिया जो किसी से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था। जल्द ही उसे पकड़ लिया जाता है और वो लोग उससे पूछते हैं कि उनका माल किधर है। इसी बीच जूलिया भी वहाँ पहुँच गई जो उन्हें अपने भाई को छोड़ने को कहती है, पर तभी वहाँ उनका बॉस आया जो बॉक्स की दोस्त बेन को चाकू मारकर उसे मार डालता है। अब क्योंकि जूलिया कभी उसके लिए काम किया करती थी, इसलिए वो बॉक्स को एक मौका देता है और कहता है जल्दी से मेरा माल पहुंचाने का बंदोबस्त करो वरना इसे भी मार डालूंगा। जूलिया को अपने भाई की जान बचाने के लिए मजबूरन उसका काम करने के लिए राजी होना पड़ता है, पर वो बॉक्स पर बहुत गुस्सा थी। उसने कई बार उसे समझाया था कि गैंगस्टर्स के साथ मत उठ बैठ, अगर आज भी वो सही वक्त पर नहीं आती तो वैन के बगल में उसकी लाश पड़ी होती, पर बॉक्स था कि अपनी हरकतों से बाजी नहीं आता था। उधर हम मिगेल को देखते हैं जो उसके पड़ोस में ही रहता था। आज उसकी नौकरी का पहला दिन था, पर अपने पहले ही दिन वो काम पर लेट पहुंचता है। एक पुराने वीरान पड़े वेयर हाउस के बाहर उसे एक आदमी खड़ा मिला जो उसे बताता है कि अब से उसे यही काम करना है। मिगेल को ये नौकरी इसलिए मिल गई क्योंकि इतने सुनसान इलाके में कोई भी काम करने को तैयार नहीं हो रहा था, खासकर नाइट शिफ्ट में। वो आदमी उसे बताता है कि यहाँ हजारों टन स्टील और कुछ और काम की चीजें पड़ी हुई हैं जिनकी तुम्हें निगरानी करनी होगी। मुझे पता चला कि तुम पहले आर्मी में थे, इसलिए तुम्हें इस काम के लिए चुना, क्योंकि आर्मी वाले कभी झिकझिक नहीं करते। यहाँ पर काम करने वाले ज्यादातर गार्ड्स रात को ड्यूटी करना ही नहीं चाहते। तुम्हें अब से हर चीज पर नजर रखनी है। यहाँ रखी सारी चीजें बहुत आसानी से आंख पकड़ सकती हैं। उसे सारा काम समझाने के बाद वो मिगेल को अपनी सुरक्षा के लिए एक बंदूक देता है और कहता है गोलियां बर्बाद मत करना, गोलियों के पैसे तुम्हारी जेब से काटे जाएंगे। उसने मिगेल से उसका फोन नंबर मांगा, पर उसे पता चला कि उसके पास तो फोन ही नहीं था। फोन नहीं है तो ये अपनी ड्यूटी पर ध्यान देगा, ये सोचकर वो आदमी उसे गोडाउन की चाबियां थमाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं जूलिया अपनी बीमार माँ से मिलने जाती है और उन्हें बताती है कि बॉक्स और वो आज रात किसी काम से बाहर जा रहे हैं, पर उसकी माँ समझ गई कि वो कुछ तो छुपा रही है और इसी बीच उसने बॉक्स को संदूक से गन निकालते हुए देख लिया। वो उसे तुरंत गन नीचे रखने को कहती है। उसे शक हो गया कि ये लोग कोई गलत काम करने जा रहे हैं। उसका एक बेटा तो निकम्मा था ही, पर उसकी वजह से वो अपनी बेटी को किसी खतरे में नहीं देख सकती। वो बोली तुम्हारे पिता ने तुम्हें ये सब नहीं सिखाया, पर बॉक्स अपने पिता की बिल्कुल इज्जत नहीं करता था। उसे लगता था कि आज वो जिस हालत में है उसके जिम्मेदार वही हैं। इतने सालों में उन्होंने सिर्फ गरीबी और भुखमरी ही देखी थी, जिसे अब वो हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था, फिर चाहे उसके लिए उसे किसी को मारना ही क्यों ना पड़े। एक तरफ जहाँ ये लोग काम पर निकलने की तैयारियां कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हम कुछ पुलिस वालों को देखते हैं जो आज रात एक बड़े मिशन को अंजाम देने की प्लानिंग में जुटे हुए थे। इसके बाद हमें एक लैब को दिखाया जाता है जहाँ से ड्रग्स को पूरे शहर में सप्लाई किया जाता था। वो पकड़े ना जाए इसलिए वो मरे हुए लोगों की लाशों को अपने ड्रग्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते थे। एक आदमी बड़े ध्यान से हर एक लाश का अच्छे से इंस्पेक्शन करता है और अपने लोगों को बड़े ध्यान से उनकी बॉडी पार्ट्स को निकाल कर उनकी जगह ड्रग्स के पैकेट्स रखने को कहता है। ये माल सप्लाई करने का सबसे कारगर तरीका था क्योंकि कोई भी मरे हुए इंसान के शरीर की तलाशी लेने की हिम्मत नहीं करता था। जूलिया और बॉक्स को इन्हीं में से कॉफिन की डिलीवरी करने का काम सौंपा जाता है। वो उन्हें काम समझा ही रहे थे कि तभी रोमेरो अपने लोगों के साथ उसके अड्डे पर आता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर पुलिस एक गैंगस्टर के यहाँ क्या करने आई थी, और आई भी थी तो ये लोग उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे थे। दरअसल बात यह है कि पुलिस भी इन लोगों के साथ मिली हुई थी
यहाँ तक कि माल सप्लाई करने के लिए उन गैंगस्टर्स को जो लाशें चाहिए होती थी वो भी पुलिस डिपार्टमेंट ही उन्हें मुहैया करवाता था। ये ज्यादातर लावारिस लोगों के शरीर हुआ करते थे और काम के बाद उन्हें जला दिया जाता था ताकि कोई उन पर उंगली न उठा सके। हालांकि इस बार मामला थोड़ा अलग था। रोमेरो उन्हें यहाँ बताने आया था कि उन्हें सब कुछ अभी के अभी बंद करना होगा। दरअसल मीडिया में बैठे कुछ लोगों को उन पर शक होने लगा था, इसीलिए जरूरी था कि वो इलेक्शन से पहले 1.5-2 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो जाएं। इसी बीच उसके कुछ लोग सभी से उनका फोन छीनकर उन्हें स्विच ऑफ कर देते हैं। गैंगस्टर ये देख समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो बोला, कोई बात नहीं सर, हम ये जल्दी समेटकर यहाँ से निकल जाएंगे। मैं बस एक कॉल करके अपने लोगों को बता देता हूँ। पर इससे पहले वो कुछ कर पाता, वो पुलिस वाले उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। दरअसल वो यहाँ उन्हें रोकने नहीं बल्कि सारे सबूत मिटाने आए थे। वो वहाँ मौजूद हर एक आदमी को मार डालते हैं। बदकिस्मती से जूलिया और बॉक्स, जिनका इसमें कोई लेना देना नहीं था, वो भी उनकी हिट लिस्ट में आ गए थे। वो दोनों भागकर एक कोने में छुप जाते हैं, पर एक पुलिस वाला उन्हें देख लेता है। उसने उन्हें मारने की कोशिश की, पर वो किसी तरह उसकी पकड़ से बच निकलते हैं। मेन गेट पर पुलिस फोर्स खड़ी थी और वहाँ से भागने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो बिल्डिंग की पहली मंजिल से छलांग लगा देते हैं। पर ऐसा करने की वजह से बॉक्स का घुटना टूट जाता है और वो लंगड़ा हो जाता है। एक पुलिस वाले ने उन्हें भागते हुए देख लिया और उसने इसके बारे में रोमेरो को बताया, जिसके बाद रोमेरो उन्हें ढूंढकर मारने को कहता है। उधर हम मिगेल को देखते हैं, जिसे एक बार फिर अपने मरे हुए दोस्तों के ख्याल आने लगते हैं। इस बार उसके हाथ में बंदूक थी, इसलिए वो बस किसी तरह ट्रिगर दबाकर खुद को खत्म करना चाहता था। उसने ट्रिगर दबाने की बहुत कोशिश की, पर वो खुद को किसी तरह रोक लेता है। जल्द ही उसकी शिफ्ट शुरू हो गई, जिसके बाद मिगेल अपनी यूनिफॉर्म पहनकर ड्यूटी पर चला जाता है। इतने बड़े गोदाम की उसे अकेले निगरानी करनी थी, पर उसे पता नहीं था कि एक बड़ी मुसीबत खुद चलकर उसके सामने आ रही है। हम जूलिया को देखते हैं, जो किसी तरह अपने भाई को घसीटते हुए भागने की कोशिश कर रही थी, पर उसका घुटना टूटा होने की वजह से वो और आगे नहीं चल पाता। उन्हें पास में ही वो गोडाउन दिखाई दिया, जहाँ वो छुपने की जगह तलाशने लगे। पर वो जैसे ही अंदर घुसे, मिगेल उन्हें देख लेता है। वो पूछता है, तुम दोनों कौन हो और बिना परमिशन के यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? पर जूलिया, जो बहुत डरी हुई थी, वो उसे बताती है कि हमारे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं, प्लीज हमारी मदद कीजिए। मिगेल उन्हें कहता है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ पर आना अलाउड नहीं, जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस लौट जाओ। पर जब उसने देखा कि उस लड़के के पैर से बहुत खून बह रहा है, तो वो उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। इसी बीच हम उस लैब को देखते हैं, जहाँ रोमेरो और उसके लोग सारे सबूत मिटा देते हैं और सब कुछ ऐसे सेटअप करते हैं जैसे कि यहाँ कोई गैंग वॉर हुई हो। कुछ ही देर में वहाँ नारकोटिक्स ब्यूरो का हेड पहुँच जाता है, जो यहाँ देखने आया था कि उन लोगों ने अपना काम ठीक से किया या नहीं। वो बोला, मीडिया के आने से पहले सब कुछ साफ कर दो, अगर उन्हें एक भी सबूत मिला तो हम सब फंस जाएंगे। जल्द ही वहाँ उनके शहर की मेयर आती है, जो अपनी साफ इमेज की आड़ में ड्रग्स का पूरा एम्पायर कंट्रोल करती थी। नारकोटिक्स के हेड समेत सारे पुलिस वाले उसी के लिए काम करते थे। उसने सबको बस इसलिए मरवा दिया ताकि इलेक्शन से पहले कोई सच बाहर ना सके और उसका नाम बेदाग रहे। उन्होंने वहाँ प्रेस वालों को बुलाया और इस पूरे कत्लेआम को जनता के सामने ऐसे पेश किया गया जैसे कि दो गैंग्स के बीच झड़प हुई हो। हालांकि कुछ रिपोर्टर्स इस बात पर सवाल उठाते हैं कि पुलिस सबके मरने के बाद ही क्यों क्राइम सीन पर पहुंचती है, पर बिना सबूत के वो मेयर पर उंगली उठाकर कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए सब चुप रहते हैं। उधर मिगेल बॉक्स की मरहम पट्टी करता है, पर अपने हाथ में इतना सारा खून लगा देख उसे फिर से PTSD होने लगता है। उसका शरीर डर की वजह से कांपने लगा, पर वो खुद को किसी तरह संभाल लेता है। इसी बीच टीवी पर न्यूज दिखाई जाती है, जिसमें शूटआउट की खबर चल रही थी। उसे देखकर मिगेल समझ जाता है कि ये लोग वहीं से बचकर भागे हैं। उसने पूछा, क्या ये न्यूज तुम्हारे बारे में है? जूलिया कहती है, नहीं सर, हमें फंसाया गया है। पर वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही मिगेल उन्हें फौरन वहाँ से निकल जाने को कहता है, क्योंकि वो किसी और मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। मिगेल उन दोनों को बाहर का रास्ता दिखाता है, पर वो फिर से उसी ओर जाकर पकड़े जाने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे। जूलिया उससे बाहर जाने का कोई और रास्ता पूछती है, पर मिगेल उन्हें उसी रास्ते से बाहर भेजना चाहता था। वो दोनों को ले ही जा रहा था कि तभी वहाँ रोमेरो के लोग पहुँच जाते हैं। मिगेल कहता है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ से चले जाओ। पर वो उसे समझाते हैं कि हम भी पुलिस वाले हैं, तुम्हारी तरह हम भी बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इन दोनों को हमारे हवाले कर दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। पर मिगेल ने देखा कि इनमें से कोई भी अपनी पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं था, और ऐसा तभी होता है जब वो कोई इलीगल काम कर रहे हो। वो अपनी बात पर टिका रहा और उन्हें वहाँ से जाने को कहा, पर तभी एक आदमी उस पर पीछे से हमला कर उसकी गन छीन लेता है। उन्होंने तीनों को पकड़ लिया, पर उनमें से एक ऑफिसर जूलिया के भाई को बहुत टॉर्चर करता है, क्योंकि वो उसे मारकर भागा था। उसके टूटे पैर को पूरी तरह मसलने के बाद भी जब उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, तो उसने उसके पैर में गोली मार दी। जूलिया उनसे अपने भाई की जान बख्शने को कहती है, पर वो फिर भी नहीं रुकता। इसी बीच एक और ऑफिसर वहाँ आया और बोला, छोड़ दो उसे। उसने गुस्से में कहा, बेवकूफ आदमी, तूने इसे टॉर्चर किया क्या?
क्यों जबरदस्ती उसे टॉर्चर कर रहा है, और बस इतना कहकर उसने उसे गोली मार दी। उसकी मौत से वहाँ एकदम से सन्नाटा छा जाता है। जूलिया को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इन लोगों ने उसके भाई को मार डाला। वो फूट फूट कर रोने लगती है। इसी बीच मिगेल को दौरे पड़ने लगते हैं, क्योंकि उसके दोस्तों को भी आतंकवादियों ने इसी तरह मारा था। इससे पहले वो उन्हें भी मार देते, मिगेल फाइट बैक करता है और उन सभी को पागलों की तरह मारने लगता है। उनकी गोलियों से बचते हुए उसने जूलिया के साथ वहाँ से भागने की कोशिश की, पर तभी वहाँ और लोग आ जाते हैं। उन्हें लगा कि एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड उनका क्या ही कर लेगा, पर जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि वो कोई आम सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। उन्होंने और बैकअप बुलाया, पर मिगेल उन्हें भी मार डालता है। इसी बीच उनमें से एक ने जूलिया का पीछा किया, पर जूलिया उससे बचते हुए ऊपर चढ़ जाती है। दोनों के बीच बहुत हाथापाई होती है, पर जूलिया उससे ज्यादा देर नहीं लड़ पाती। वहीं मिगेल भी एक से लड़ते वक्त उसे आग लगा देता है, पर उस आदमी ने मिगेल को भी अपने साथ जलाकर मारने की कोशिश की। मिगेल किसी तरह पास पड़ी बुलेट को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बार बार पीछे खींच लेता। मिगेल किसी तरह उस तक पहुंच जाता है और तुरंत उसे गोली से उड़ा देता है। इसी बीच वो दूसरा आदमी भी जूलिया का सर फोड़ने वाला था, पर मिगेल ने सही वक्त पर उसे भी मार गिराया। जल्द ही वहाँ रोमेरो पहुंच गया और अपने लोगों की ये हालत देख उसे लगा कि ये दुश्मन गैंग का काम है, पर उसे क्या पता था कि उन्होंने गलत आदमी से दुश्मनी मोल ले ली थी। इसी बीच उसे नारकोटिक्स हेड का फोन आता है, जो उस पर बहुत गुस्सा था। हेड उसे फोन पर ही गंदी गंदी गालियां बकने लगता है, क्योंकि उसकी एक लापरवाही की वजह से उनके पूरे इलेक्शन पर खतरा मंडरा रहा था। वो बोला, कल का सूरज निकलने से पहले उस लड़की को मार दो, वरना मेयर हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। उधर मिगेल को फिर से दौरे पड़ने लगते हैं। जूलिया उसके पास जाकर मदद करने की कोशिश करती है, पर मिगेल अपने होश में नहीं था और वो उसे भी मारने की कोशिश करता है। हालांकि जल्दी उसने किसी तरह खुद को संभाल लिया। जूलिया गुस्से में वहाँ पड़ी एक लाश को मारने लगती है, पर मिगेल बोला, खुद को थकाओ मत, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, और लोग आते ही होंगे। उसने बताया कि मेरे जिगरी दोस्त का भी कुछ लोगों ने इसी तरह गला काट दिया था, तो इस वक्त जो तुम महसूस कर रही हो मैं समझ सकता हूँ। आज रात तुम भी बिल्कुल मेरी जैसी हो जाओगी। वो बात कर ही रहे थे कि तभी एक और आदमी उन पर हमला कर देता है। वो जूलिया को लातों से मारता है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई, पर मिगेल उसके पेट में कई बार चाकू घोंपता है और आखिर में उसका गला काटकर उसे मार डालता है। रोमेरो भी उसे ढूंढ रहा था, पर तभी उसे उसका साथी मिला जो बच गया था। उसने रोमेरो को बताया कि एक गार्ड है जिसने उन सभी को मारा, पर रोमेरो को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक अकेले आदमी ने उसके इतने सारे लोगों को खत्म कर दिया। मिगेल जूलिया के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर जूलिया अपने भाई की बॉडी को लिए बगैर कहीं नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि पता नहीं ये लोग फिर उसकी लाश के साथ क्या करते। वो बोली, आप जाइए, ये लड़ाई आपकी नहीं है, मुझे अपने भाई के पास वापस जाना होगा। पर मिगेल उसे बताता है कि मैंने अपनी टीम के लिए भी यही किया था, मैं भी उनके साथ आखिर तक रुकना चाहता था, पर ऐसा हुआ नहीं। इसी बीच रोमेरो जो उन्हें ढूंढ रहा था समझ जाता है कि ये किसी मामूली आदमी का काम नहीं है। उसे मेयर के लोगों का फोन आता है, जो उसके घर के बाहर ही खड़े थे। वो कहते हैं, अगर आज तूने सारे सबूत नहीं मिटाए तो तेरी बीवी और बच्ची को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रोमेरो शांत दिमाग से काम लेता है और अपनी तलाश जारी रखता है। वहीं जूलिया अपने भाई के पास वापस जाने की कोशिश कर रही थी, पर रास्ते में एक लड़की उसे पकड़ लेती है और उसे बहुत मारती है। उसने जूलिया का सर कई बार लोहे से बजड़ाया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई, पर इसके बावजूद भी वो उसे मारना नहीं छोड़ती। जूलिया ने भी फाइट बैक करते हुए उसके पैर में एक लोहे का टुकड़ा घुसा दिया, पर इसके बाद वो लड़की उसी टुकड़े को उसकी गर्दन में घुसा देती है, जिससे उसका बहुत सारा खून बहने लगता है। जूलिया किसी तरह उसे घायल करने में कामयाब रही, जिसके बाद उसने उसे एक जोर की लात मारी और पास ही में लटके एक लोहे के पोल से उसके सर को पिचका पिचका कर उसका कचूमर बना दिया। उधर मिगेल भी जब बाहर निकलने का दूसरा रास्ता खोज रहा था, तभी एक आदमी उस पर हमला कर देता है। उसने उसे कमजोर समझकर उसे गोली नहीं मारी, क्योंकि वो उसे इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता था। दोनों के बीच फाइट होती है, पर वो आदमी चाकू चलाने में बहुत माहिर था। लड़ते वक्त गलती से फैन का ब्लेड टूटकर नीचे गिर जाता है। उस आदमी ने उस फैन से उसे मारने की कोशिश की, पर मिगेल उसी का एक ब्लेड तोड़कर उसकी गर्दन काट देता है। अब इससे पहले वो भाग पाता, तभी कुछ और लोग आ जाते हैं और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। वहीं जूलिया, जिसे बहुत चोट आई थी, उसे भी एक पुलिस वाला पकड़ लेता है। वो उसे मारने से पहले उसका रेप करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा करता उससे पहले उसके लोग उसे देख लेते हैं और उसे उस लड़की को सही सलामत रोमेरो के पास लाने को कहते हैं। इसके बाद उन दोनों को रोमेरो के सामने लाया जाता है। रोमेरो, जो उसकी बहादुरी से बहुत इम्प्रेस हुआ था, कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आ गई। मैंने एक सोल्जर की कहानी सुनी है, उस जवान ने अकेले अपने दम पर सारे दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया था, और मुझे लगता है कि वो तुम हो। इसी बीच उसे उन लोगों का फोन आता है, जो उससे पूछते हैं कि उसने अपना काम पूरा किया कि नहीं। रोमेरो झूठ बोलता है कि काम हो गया और फोन काट देता है। रोमेरो मिगेल से कहता है कि मैं खुद एक सैनिक हुआ करता था और इस नाते मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं किसी सैनिक को नहीं मारूंगा। और बस इतना कहकर उसने उसके हाथ में बंदूक थमा दी।
इसके बाद वो अपने एक करीबी से पूछता है कि मेयर के लोगों को किसने बताया कि मेरा परिवार कहाँ रहता है। वो आदमी थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, बॉस ये सवाल आपने मुझसे ही क्यों पूछा, यहाँ सबको पता है कि आप कहाँ रहते हैं। पर रोमेरो जानता था कि उसने उसे धोखा दिया है, जिसके बाद उसने मिगेल को उसे गोली मारने को कहा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो रोमेरो जूलिया को गोली मार देता। इसलिए मिगेल बिना देर किए उसकी खोपड़ी उड़ा देता है। जल्द ही मेयर के लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं और पता चलता है कि जिसे मिगेल ने अभी अभी मारा वो उन्हीं में से एक का भाई था। रोमेरो ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने उसके परिवार को मारने की धमकी दी थी। वो आदमी जानना चाहता था कि उसके भाई को किसने मारा, पर वो सब झूठ बोलते हैं कि उसे इस गार्ड ने मारा है। इसके बाद उसने जूलिया से पूछा, पर रोमेरो के लोग कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, उससे पूछोगे तो वो हमारा ही नाम लेगी ना। जूलिया जानती थी कि मरना तो है ही, क्यों ना वो इन्हें फंसा कर मरे, इसलिए वो उसे सच बता देती है। जिसके बाद दोनों ग्रुप्स आपस में भिड़ जाते हैं और दोनों में जमकर फायरिंग होती है। इस गोलीबारी में दोनों ही तरफ के लोग मारे जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर जूलिया और मिगेल वहां से भाग जाते हैं। रोमेरो एक फायर थ्रोअर का यूज कर अपने दुश्मनों को जिंदा जला देता है और अब बस मिगेल और जूलिया ही बचे थे। जूलिया जल्दी से एक टेबल के पीछे छुप जाती है, पर उस दूसरे पुलिस वाले ने उसे ढूंढ लिया, जिसके बाद वो उसे बहुत मारता है। आखिर में उसने उसे उठाकर एक टेबल पर पटक दिया और उसे घसीटकर एक कटर के पास ले गया। उसने मशीन चालू कर दी और ब्लेड से उसकी गर्दन काटने ही वाला था, पर तभी वो उसके घाव में उंगली डाल देती है, जिससे वो दर्द में चिल्लाने लगा और उसकी पकड़ ढीली हो गई। बस इसी मौके का फायदा उठाकर जूलिया ने उसका सर कटर में फंसा दिया और उसकी गर्दन उड़ा दी। उधर एक दूसरा आदमी मिगेल पर फायरिंग करता है, जिसके बाद वो खुद उसे मारने गया। उसके हाथ में एक धारदार चाकू था, पर मिगेल के पास हथियार के नाम पर बस एक मेटल टॉर्च थी। वो बार बार उसकी आंख में टॉर्च मार देता है, जिसके कारण वो ठीक से देख नहीं पाता और इसी का फायदा उठाकर मिगेल मार मार कर उसका सर फोड़ देता है। जूलिया अपने भाई के पास जाती है और उसकी लाश को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है, पर तभी उसने रोमेरो को आते देखा, जिसके बाद वो जल्दी से वहीं पास में ही छुप जाती है। रोमेरो हथियार ढूंढ रहा था, पर वहाँ किसी भी गन में गोलियां नहीं बची थी। इसी बीच मिगेल भी वहाँ आ जाता है और वो जूलिया को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है। वो दोनों जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। जूलिया को बहुत चोट आई थी, इसलिए मिगेल मदद आने तक उसे वहीं छुपकर इंतजार करने को कहता है। जूलिया बस यही सोच रही थी कि अपने भाई को खोने के बाद वो अब दुनिया को क्या मुंह दिखाएगी, खासकर अपनी माँ को, जिनसे उसने उसे सही सलामत वापस लाने का वादा किया था। पर मिगेल उसे कहता है कि खुद को दोष मत दो, तुमने अपनी पूरी कोशिश की उसे बचाने की। मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या महसूस कर रही हो, पर मेरी तरह खुद को तकलीफ मत दो, इससे तुम्हारा दर्द और बढ़ेगा। जूलिया उसकी बातों को समझ जाती है और दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी उन्हें रोमेरो दिखाई दिया जो उन्हीं की तरफ आ रहा था। वो बिना देर किए मिगेल पर हमला कर देता है और उसे बहुत मारता है। मिगेल भी उससे फाइट करने की कोशिश करता है, पर उसकी सोल्जर ट्रेनिंग किसी काम नहीं आती, क्योंकि रोमेरो भी उसी की तरह एक सोल्जर था। उसने मिगेल को बुरी तरह पीटा और मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी। अब तक मिगेल ने जितने उससे भी फाइट की उनमें से ये सबसे ताकतवर था। उसके सामने मिगेल पूरी तरह बेबस नजर आता है। उस पर ऐसे ऐसे वार किए गए कि अब उसमें दोबारा उठने की भी ताकत नहीं बची थी। जूलिया उसकी इतनी बुरी हालत देख उसकी मदद करने की सोचती है, पर वो दोनों लड़ते लड़ते उससे दूर जाते जा रहे थे और घायल होने की वजह से वो उनका पीछा नहीं कर पाती। मिगेल उस पर पाइप गिरा देता है, पर रोमेरो बच गया, जिसके बाद उसने उसके पेट में घूंसे ही घूंसे मारे और जब उसने दोबारा उठने की कोशिश की तो वो एक जोरदार मुक्के से उसे वहीं ढेर कर देता है। इतनी चोटों के बावजूद मिगेल ने अपनी आखिरी सांस तक ये लड़ाई जारी रखी और आखिर में उसका एक हाथ तोड़ दिया, पर रोमेरो उसके गले में वायर फंसा देता है और उसे इतनी जोर से खींचता है कि मिगेल के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। पर इससे पहले वो मर जाता, एक आदमी उन दोनों पर गोली चला देता है। वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी जूलिया पीछे से उस पर हमला कर देती है। हालांकि इससे कुछ फायदा नहीं हुआ, जिसके बाद वो आदमी जूलिया को बहुत मारता है। उसे खत्म करने के बाद अगला नंबर उन दोनों का ही था, पर तभी मिगेल उसे बचाने के लिए बीच में कूद पड़ा। वो एक बड़ा सा हथौड़ा उठाता है और मिगेल को जान से मारने ही वाला था कि तभी जूलिया उसके पेट में एक लोहे का पाइप घुसा देती है। इसी बीच मिगेल की नजर ऊपर लटकी लोहे की भारी भरकम पाइपों पर पड़ी, जो उस आदमी के ठीक ऊपर थी। मिगेल बिना देर किए एक रस्सी खींचकर उन्हें उस पर गिराने की कोशिश करता है। हालांकि इसमें बहुत ताकत लग रही थी, पर तभी रोमेरो जो बुरी तरह घायल था वो भी उसकी रस्सी खींचने में मदद करता है और जैसे ही दोनों ने मिलकर जोर लगाया सारी पाइपें नीचे गिर जाती हैं, जिसके नीचे दबकर वो आदमी मारा गया। रोमेरो भी धीरे धीरे मर रहा था, पर उसकी आखिरी इच्छा थी कि वो बिना किसी तकलीफ के मरे, इसलिए वो मिगेल को उसे खत्म करने को कहता है। मिगेल ने उसकी ख्वाहिश पूरी की और एक लोहे के टुकड़े को उसके पेट में घुसाकर उसे मार डाला। इसके बाद वो जूलिया के पास जाता है जो बुरी तरह घायल थी।
हालांकि अभी ये सब खत्म नहीं हुआ था। मेयर उस लड़की और अब तो मिगेल को भी मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी। पर अच्छी बात ये थी कि अब वो दोनों हर खतरे के लिए तैयार थे। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।